क्या होती है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट? शेयर्स का मतलब क्या होता है? लोग आखिर इससे इन्वेस्ट करने में इसमें इतना डरते क्यों हैं? क्या कंफ्यूजन है? ये सारी की सारी दिक्कतें आज मैं दूर करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैजल अली सैफी, मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज कॉमर्स एजुकेटर। आज मैं बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कितने तरीके के होते हैं, साथ ही साथ कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉसेस से आप कैसे बच सकते हैं। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर मार्केट को बताने से पहले, स्टॉक मार्केट को बताने से पहले, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। तो होता क्या है, देखो, सबसे पहले दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक होते हैं रिच थिंकिंग हैबिट्स वाले और एक होते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट वाले। जो पुअर थिंकिंग हैबिट वाले लोग होते हैं, ये रिच दिखाना चाहते हैं अपने आप को, असल में ये रिच होते नहीं है, क्योंकि इनकी आधी से ज्यादा जो इनकम होती है वो इनकी लाइबिलिटीज पे खर्च होती है। लाइक जो उल्टी सीधी जितनी भी चीजें होती हैं ये उन पे खर्च करना पसंद करते हैं। जो मेंटेनेंस मांगती है, जो खर्चा मांगती रहती है, ऐसी चीजों को मैं लाइबिलिटीज बोलता हूं। तो जब कभी भी अगर बात की जाए इन लोगों की, तो ये आज से 10 साल बाद भी ऐसे दिखने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए रिच थिंकिंग पीपल की, तो इनका होता क्या है, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये करते क्या है, ये पहले इनकम अर्न करते हैं, उससे एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करने के बाद एसेट से जो जनरेट होती है इनकम, उस इनकम से खर्चा चलाते हैं। इससे एसेट्स इनके वैसी रहते हैं, इनकम वैसी रहती है, लेकिन एसेट्स इनको इनकम जनरेट करके देते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुअर थिंकिंग हैबिट वाले की, तो ये करता क्या है, ये जो कमाता है वो सीधे खर्च कर देता है वो सारी की सारी चीजों में जो लायबिलिटीज है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब, लायबिलिटीज जो खर्चा मांगती हैं और एसेट्स वो होते हैं जो आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देंगे। तो जो लोग अपनी लायबिलिटीज पे पैसा खर्च करते हैं, ये आपको आज से 10 साल बाद भी बिल्कुल वैसी नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे बंदे की जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो सेविंग करता है और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, किसी भी चीज में, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करता है, और वो आपको आने वाले 10 साल बाद उनकी ग्रोथ होती हुई नजर आने वाली है। कभी कभी लोगों को शेयर मार्केट का नाम सुन के काफी कंफ्यूजन होती है, काफी उनको डिफिकल्ट लगता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो ये समझते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज उनको ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं। एक बार जब आप इस मार्केट में घुस जाओगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 1992 में जिस वक्त सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट में बनाया, तो उसके बाद काफी पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि उससे पहले जो है हर्षद मेहता स्कैम हुआ था और काफी बड़े स्कैंडल हुए थे। तो 1992 में जो है सेबी को लेकर के आए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें काफी पॉजिटिव चेंजेस आए, काफी कंपनीज को इसकी लिस्ट में शामिल किया गया। और अब तो इतना आसान है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। एक क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल से शेयर्स को सेल कर सकते हैं। काफी इजी हो चुका है ये। अब शेयर्स क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, समझना बहुत ध्यान से। एक कंपनी है जिसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन के लिए। अब होता क्या है, बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अब कंपनी के पास मेनली दो सोर्सेज होते हैं पैसों के। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ फंड और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। पहले मैं बता रहा हूं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। अगर बाहर से कंपनी के पास पैसा आता है तो किस फॉर्म में आता है, या तो कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है या फिर किसी बैंक से लोन ले लेती है, जिसके बदले में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक तरीका और है जब कंपनी अंदर से पैसा इस्तेमाल करती है अपने ओनर्स का। तो होता क्या है, कंपनी या तो रिटेन अर्निंग यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इस्तेमाल करती है, जिसको रेसिडुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो री इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी प्रॉफिट में से बचा करके रखती है। दूसरा सोर्स होता है कंपनी के पास शेयर्स। कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से फंडिंग करवाने के लिए आईपीओ के थ्रू पैसा इकट्ठे करती है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर बेचती है, इनवाइट करती है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। अब यहां पर समझना, देखो कंपनीज दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। कभी भी याद रखना,
कि शेयर्स जो इशू करती है, इनवाइट जो करती है, इनविटेशन जो देती है शेयर्स को इशू करने का, या फिर पब्लिक से जो पब्लिक को ऑफर करती है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं करती कि आओ हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। अब देखो शेयर्स का मतलब क्या हुआ। मान करके चलते हैं कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीस चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, 1 करोड़ रुपए किसी एक बंदे से नहीं लेती। कंपनी क्या करेगी, इस 1 करोड़ को नंबर ऑफ पार्ट्स में या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स में बांटेगी, यानी कि 1 करोड़ को टुकड़ों में बांटेगी, और हर एक टुकड़े की कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। यानी कि 1 करोड़ डिवाइड बाय 1000 मान करके चलते हैं कि एक टुकड़े की कीमत जो है वो 1000 है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 1000 आंसर आया 10,000। इट मींस दैट कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं। तो जो होता क्या है, ये जो 1 करोड़ था ये होती है कंपनी की कैपिटल, और जो 1000 था ये है कंपनी का मतलब जो है शेयर का प्राइस, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आए ये आए हमारे 10,000। तो जब कभी भी कंपनी की टोटल मतलब टोटल कैपिटल को जब नंबर ऑफ पार्ट्स में स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया जाता है, तो उस स्मॉल पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। अब शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो तरीके के, पहले होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। अब समझना होता क्या है कि इनको जो इक्विटी और प्रेफरेंस बोला गया है वो बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, यानी कि जिन शेयर्स में रिस्क है तो वो होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, जिन शेयर्स में रिस्क नहीं है वो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। भाई किस बात का रिस्क, दो बातें हैं, दो बातों का रिस्क, एक कैपिटल का डूब जाना, दूसरा डिविडेंड का ना मिलना। यानी कि प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड दिया जाता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको शेयर जो है वो इनके शेयर्स पे डिविडेंड इनको फिक्स रेट का मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इनको जो प्रॉफिट को शेयर मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है, और कभी कभी छप्पड़ फाड़ के भी मिलता है, काफी ज्यादा प्रॉफिट बचता है तो इनको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, और कंपनी को अगर लॉस होता है तो इनको किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं मिलता। तो इस बेसिस पे शेयर्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब होता क्या है समझना, मैंने तुम्हें बताया था कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए एक्सपेंशन के लिए। कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए एक्सपेंशन के लिए पब्लिक से फंडिंग करवा ली, यानी कि पब्लिक को जो है वो 10,000 शेयर्स, जो मैंने बताया था कि 1,000 रुपए जो है वो फेस वैल्यू है, और 1 करोड़ रुपए जो कंपनी की कैपिटल है और 10,000 कंपनी के शेयर्स थे। कंपनी ने क्या किया, इन 10,000 शेयर्स को पब्लिक को बांट दिया। मान करके चलते हैं उनमें से आप भी थे, आपने जो है वो कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। मान करके चलते हैं कि 100 शेयर्स खरीद लिए, 100 शेयर्स खरीद लिए, ठीक। तो 100 शेयर कितने के मिलेंगे आपको, 1 लाख रुपए के, ठीक। यानी कि आपने कंपनी में 1 लाख रुपए दिए और आपको 100 शेयर्स मिल गए। अब यहां पर फंडा क्या होता है समझना, अगर कंपनी की आपने कैपिटल में हिस्सा ले लिया, यानी कि आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब आप भी कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो, आपको बोला जाएगा शेयर होल्डर। आप क्या बन गए, कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि आप कंपनी की कैपिटल में जो 1 लाख रुपए हैं आप उसके मालिक हो। अगर कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़कर के 1.5 करोड़ हो जाती है, 1 करोड़ से बढ़कर के 1.5 करोड़ हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी लगाई हुई कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज होके 1,50,000 हो जाएगी। अब होता क्या है, आपको दिखा प्रॉफिट, यानी कि आपको 50,000 रुपए बच गए। अब आपको मार्केट से निकलना है, मान करके चलते हैं कि आपको अपने शेयर्स को सेल करना है। अब आप कंपनी के पास दोबारा जाएंगे कि भैया हमारे शेयर्स खरीद लो, तो कंपनी शेयर्स वापस नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि आपका पैसा कंपनी ने कहीं और लगा दिया है। तो भाई इसको कहां बेचें? इसको बेचने वाली जो जगह है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, शेयर मार्केट बोल लो, ठीक। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में वो दो हैं। पहले है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विच इज ऑल्सो नोन एज NSE। जो सबसे पुराना है वो है हमारा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। अब होता क्या है समझना, ये दोनों ही सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं। कोई इन्वेस्टर के साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो उसको
काफी मतलब जो है कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज पड़ती हैं। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की लिस्ट में आती हैं और वो ट्रेडिंग तभी कर सकती हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इतने उतार और चढ़ाव कैसे आते हैं, ये प्राइस में इतना वेरिएशन कैसे आता है, इसमें एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स लगती है समझना। देखो प्राइस में इतना उतार चढ़ाव कैसे आता है कि मान करके चलते हैं कि फ्रूट मार्केट में एप्पल सेब, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, ठीक, इसकी डिमांड बढ़ी तो इसका मतलब इसकी सप्लाई कम है, यानी कि किसी चीज की मांग बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एप्पल की मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड कम इसलिए है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मार्केट में उस एप्पल का प्राइस नीचे जाएगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस में शेयर्स के वेरिएशन आते हैं कि जब कभी भी किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब लोग उसको रोक के बैठे हुए हैं, ठीक, कोई बेचने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। इसी तरीके से किसी शेयर की मार्केट में सप्लाई अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब लोग उसको बेच के भाग रहे हैं, ठीक, तो इस केस में क्या होगा, उसकी डिमांड कम होगी, उसका प्राइस भी नीचे जाएगा। यही इसी चीज का फायदा उठा करके लोग ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं और इसी वेरिएशन के कारण लोग सड़कों पे भी आ जाते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा, जब कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा अगर लगाएं तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टॉक को सेलेक्ट किया जाए, किसमें पैसा लगाया जाए। इसी प्राइस वेरिएशन की वजह से डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो होता है वो मार्केट चल रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं। 1995 में राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए शेयर मार्केट में। आज की डेट में अरबों खरबों के मालिक हैं वो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले समझना कि शेयर मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए क्या, आपको एक सिंपल डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, जो कि आपको जो है बैंक्स प्रोवाइड कर रही है। लेकिन आज के टाइम पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन डाउनलोड Zerodha ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर एंड जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ 200 से या 300 रुपए वो चार्जेस लेते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के। अब डीमैट अकाउंट का फायदा क्या होता है कि डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, फिर उसका जो आपका सेविंग अकाउंट होता है वो BSE और NSE से लिंक हो जाता है। जब कभी भी आप शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो शेयर्स आते हैं या फिर मतलब परचेज होते हैं या जाते हैं तो वो सारे के सारे आपके डीमैट अकाउंट से ही जाते हैं। तो जब कभी भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। Zerodha ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपए आपसे चार्ज करेंगे और अकाउंट आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके दे देंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा खर्च किया जाए, कौन से शेयर्स में पैसा खर्च किया जाए। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी के घर पे रिश्ता अगर लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले लड़का या लड़की की इंक्वायरी की जाती है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, कौन दोस्त है, क्या कर रखा है, पूरी की पूरी इंक्वायरी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। इसी तरीके से जब कभी भी आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हो तो सबसे पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स में क्या क्या है भाई, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, लास्ट ईयर पिछले 6 सालों से प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक, किसी स्कैंडल में तो कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी की सारी प्रॉपरली जो है कंपनी कंप्लाई करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी बातें आपको चेक करनी पड़ेंगी, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और ट्रेंड पे भी नजर डालते रहा करिए, कंपनी के जो ट्रेंड होते हैं जो बताते हैं कि शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी की सारी बातें। तो सबसे पहले आपको अगर कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है तो कंपनी के आपको फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको गूगल हेल्प करेगा। किसी भी कंपनी का आपको डाटा चाहिए
सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली गूगल प्रोवाइड कर सकता है। तो गूगल में जो है आप डालिए कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी को पिछले 6 सालों में प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी किसी स्कैंडल में तो इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं हुआ, प्रॉपर्ली जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है या नहीं, ये सारी की सारी बातें जब आप देख लो, चेक कर लो, उसके बाद उस कंपनी के आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। अब होता क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हो। 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है इंट्राडे, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। 3 तरीके की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। इंट्राडे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आप शेयर सुबह को खरीदते हो और दोपहर तक बेच देते हो, एक दिन के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। दूसरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तीसरी आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा के लिए, और उस पर डिविडेंड आप खाते रहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सिंपल सी बात कि आप लॉसेस से कैसे बच सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। शेयर को परचेज करते टाइम आपको इकट्ठा, देखो समझना मेरी बात, अगर आप एक यंग एज में हैं, ठीक, यंग एज में है, आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, सरप्लस मनी को, पूरा पैसा नहीं लगाना, सरप्लस मनी को आप शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से कार पहले सीखी जाती है, हल्के हल्के चलाई जाती है, ओवर रेस करोगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जब कभी भी आप पैसा लगाएं तो बहुत थोड़े से शुरुआत करें, पहले सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना। पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको काफी भारी नुकसान हो जाए, जिसकी वजह से आपको इस मार्केट से नफरत सी हो जाए। तो ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है, उसके बाद किसी भी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। सरप्लस अमाउंट लगानी है, आपने पूरी इनकम नहीं लगा देनी है इसमें। तो ये बात मेरी याद रखना। तो अगर गाइस मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन लोगों को इस चीज की जानकारी चाहिए तो उन लोगों को कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो जो है लाइक कर देना, एंड देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।